नमस्कार, वेलकम, हाय, हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल द डार्क वर्ल्ड सीक्रेट्स विद मायरा पर। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो किसी ने मेरे साथ शेयर किया है। जब मैंने उसका ये रियल एक्सपीरियंस सुना था तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने ये महसूस किया कि ये सब कुछ उसके साथ सच में हुआ है। वैसे जब आप ये फील करते हैं कि जो कुछ भी आप सुन रहे हैं वो सच में किसी के साथ हुआ है तो ये आपके अंदर डर को बढ़ा देता है और आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी होता है। दोस्तों, जिसने भी मेरे साथ ये एक्सपीरियंस शेयर किया है उसकी मुझसे एक रिक्वेस्ट है कि मैं उसकी रियल आइडेंटिटी यहाँ पर डिस्क्लोज न करूं। इसीलिए हम लोग नाम बदलकर उसका नाम रख लेते हैं विशाल। कहानी को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास भी है कोई रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस और आप चाहते हैं कि मैं उसे अपने चैनल पर शेयर करूं, तो आप उसे सेंड कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पर। मैंने मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। यदि आपको है कहानी पढ़ने का शौक तो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्रतिलिपि ऐप। प्रतिलिपि ऐप है कहानियों का भंडार। वहां आपको मिलेंगी बेहतरीन लेखकों की बेहतरीन रचनाएं, जिससे आप उनकी कहानी के जरिए जा पाएंगे एक अलग ही सफर पर। तो अपने इस सफर के लिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए प्रतिलिपि ऐप को। और अगर आप सब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे चैनल से जुड़ी छोटी से छोटी डिटेल्स आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी न भूलें। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करिए, क्योंकि आपके कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। आपके कमेंट के जरिए मुझे पता चलता है कि आपको मेरे वीडियोस कितने पसंद आ रहे हैं और मुझे आपके लिए किस तरह के वीडियोस लेकर आने चाहिए। बाकी अपना प्यार मेरे वीडियोस को इसी तरीके से देते रहिएगा। तो चलते हैं कहानी की तरफ। विशाल बिहार का रहने वाला है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और उसकी फैमिली जॉइंट फैमिली है। विशाल अपने घर का सबसे बड़ा बेटा है। विशाल को पढ़ने का बहुत शौक है, साथ ही साथ गाना गाने का भी। विशाल पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा अच्छा है और वो एक हनुमान भक्त भी है। वो रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया करता है और साथ ही साथ पूजा करने के लिए मंदिर भी जाया करता है। विशाल को बचपन से ही शौक था खाना बनाने का। वो अपनी माँ की अक्सर खाना बनाने में मदद कर दिया करता था। विशाल को जब पता चला कि उसका सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है और उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा आया है, तो उसने अपना प्रोफाइल और सीवी एक ऑनलाइन ऐप पर अपलोड कर दिया था। विशाल का सीवी एक सीपी की कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर लिया था इंटरव्यू के लिए और उसे ये बात मेल के जरिए पता चली थी। विशाल ने जैसे ही मेल को पढ़ा कि उसका सीवी एक दिल्ली की कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। विशाल हमेशा से बाहर जाकर जॉब करना चाहता था और दिल्ली तो उसकी प्रायोरिटी थी। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि अगर यूपी बिहार के लोगों की बात की जाए तो उनके लिए बड़े शहर के नाम पर पहली प्रायोरिटी दिल्ली ही होती है। ठीक वैसे ही विशाल की भी प्रायोरिटी दिल्ली ही थी। विशाल तो खुश था, लेकिन अब उसे अपनी फैमिली को कन्विंस करना था कि वो दिल्ली जाकर जॉब करना चाहता है। विशाल जाता है और अपनी फैमिली से बात करता है। जब विशाल अपनी फैमिली को बताता है कि उसका सीवी दिल्ली की एक कंपनी ने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, तो उसकी फैमिली वाले खुश तो हो जाते हैं, लेकिन थोड़े से दुखी भी हो जाते हैं। उनके दुखी होने का कारण था कि दिल्ली बिहार से बहुत ज्यादा दूर है और वो विशाल को इतनी दूर जॉब करने के लिए नहीं भेजना चाहते थे। इसीलिए पहली बार में तो विशाल को मना कर देते हैं, लेकिन विशाल भी हार नहीं मानता और अपने घर वालों को कैसे भी करके कन्विंस कर ही लेता है। फिर विशाल के घर वाले मान जाते हैं और सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, घर का कोई बाहर जाएगा तो कुछ अच्छा सीखेगा और घर की बढ़ोतरी ही होगी, इसीलिए वो मना नहीं करते। जैसे ही विशाल की फैमिली मान जाती है, विशाल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी पैकिंग में लग जाता है। विशाल ने बहुत ज्यादा सामान पैक नहीं किया था, क्योंकि वो दिल्ली में किसी को भी नहीं जानता था, ना तो कोई रिश्तेदार वहां पर रहता था और दोस्त के नाम पर उसका बस एक ही दोस्त था जो दिल्ली में रहता था। वो भी ग्रेजुएशन के टाइम से ही वहां पर चला गया था, लेकिन विशाल आज भी उसके साथ कांटेक्ट में है। इसीलिए विशाल ने उसे कॉल किया और उसे ये बताया कि उसका
सीपी की एक कंपनी ने सीवी शॉर्टलिस्ट किया है इंटरव्यू के लिए। ये बात सुनकर विशाल का दोस्त भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। विशाल खुश होकर कहता है, यार इंटरव्यू तो दे देंगे और शायद सिलेक्ट भी हो जाऊं, लेकिन मेरी वहां पर रहने की बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो अनुज कहता है, तू टेंशन क्यों लेता है, तू यहाँ पर आ, तेरे रहने की दिक्कत सब खत्म हो जाएगी। विशाल अनुज से कहता है, अरे यार क्या खत्म हो जाएगी, तू तो वहाँ अपने चाचा चाची के साथ रहता है और फिर मेरे तो वहाँ पर कोई रिलेटिव भी नहीं है, मैं कहाँ पर जाऊंगा। अनुज ने कहा, तो टेंशन क्यों लेता है, मेरे चाचा चाची तेरे चाचा चाची, तू भी यहाँ पे रह सकता है, तू इतनी टेंशन मत ले। अनुज की बात सुनकर विशाल खुश तो हो जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं यार, तेरे तक बात अलग है, लेकिन तेरे चाचा चाची मैं वहां रहूंगा तो कंफर्टेबल नहीं होगा, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ ना कि सीपी में ही कोई घर रेंट पर देख लूंगा। अनुज विशाल से कहता है, ये तो बहुत अच्छा है, तू टेंशन क्यों ले रहा है, तू आ, फिर घर देखने चलेंगे तेरे दोनों भाई मिलकर। विशाल खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, और इसके बाद वो फोन कट कर देता है। विशाल ने तत्काल की टिकट ले ली थी, क्योंकि अगर आपको रिजर्वेशन की टिकट चाहिए होती है तो आपको 3 महीने पहले से ही रिजर्वेशन की टिकट देखनी पड़ती है, क्योंकि टिकट्स नहीं मिलती। लेकिन विशाल को ये मेल अचानक ही आया था और 2 दिन में ही उसका इंटरव्यू था, इसीलिए उसने तत्काल की टिकट बुक कर ली थी। विशाल की फैमिली उसे स्टेशन पर छोड़ने आती है, सबकी आंखें नम थी, क्योंकि उनका बेटा इतना दूर जॉब करने के लिए जा रहा था। वो उससे अब फोन पे ही बात कर सकते थे और मिलना तो महीने 2 महीने में एक बार शायद हो सकता था। विशाल रात भर सफर करके अगले दिन दिल्ली पहुंच जाता है। विशाल की ट्रेन जैसे ही दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर रुकती है तो वो देखता है कि अनुज स्टेशन पर खड़ा उसकी ट्रेन का वेट कर रहा था। विशाल ट्रेन से उतरता है और जाकर अनुज को हग कर लेता है। विशाल को देखकर अनुज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। विशाल कहता है, अरे यार तू कब से मेरा स्टेशन पर वेट कर रहा था। अनुज ने कहा, कैसे वेट नहीं करूंगा, अरे मेरा दोस्त जो आ रहा था, तुझे अकेला कैसे छोड़ दूंगा, अब चल चलते हैं मेरे चाचा चाची के घर। विशाल की बात सुनकर अनुज भी खुश हो जाता है और उसके साथ उसके चाचा चाची के घर चला जाता है। अनुज के चाचा चाची विशाल का बहुत ही अच्छे से वेलकम करते हैं और उससे बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं। विशाल उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ है और कल तक वो एक घर रेंट पर देख लेगा। तभी विशाल के चाचा चाची अनुज के चाचा चाची कहते हैं कि उसे घर देखने की क्या जरूरत है, वो उनके साथ रुक सकता है। तभी विशाल उनसे कहता है कि नहीं नहीं, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाएगा, वैसे भी मैं यहाँ 1-2 दिन तो रहने आया नहीं हूँ, यही जॉब करना है तो अब यही रहना होगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं घर रेंट पर ही देख लूँ। वैसे भी वो कंपनी सीपी में है, तो मैं सोच रहा था कि मैं जो रेंट पर घर लूंगा वो सीपी में ही ले लूंगा, इससे मुझे आने जाने की दिक्कत भी नहीं होगी। अनुज के चाचा चाची विशाल की बात से सहमत हो जाते हैं और उसकी बात को नहीं काटते। वो खुश थे कि विशाल दिल्ली आ चुका था। अनुज का कोई दोस्त अब मतलब कि पुराने दोस्तों में से जो दिल्ली आकर रह रहा था, इसकी वजह से अनुज की खुशी भी दुगनी हो चुकी थी। बातों ही बातों में विशाल को ये पता चला था कि उसका दोस्त गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अब जॉब करता है और उसने उसे बोला कि तूने मुझे कब से नहीं बताया, तू कब से जॉब कर रहा है। अनुज ने बताया, अरे यार ज्यादा समय नहीं हुआ है, अभी 2-3 ही महीने हुए हैं, तो इसीलिए मैंने तुझे नहीं बताया, मैंने सोचा जब अच्छे से जॉब करने लग जाऊंगा तब मैं तुझे बताऊंगा, इसीलिए बस तुझे नहीं बताया था। विशाल ने कहा, चल कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है यार, तेरी भी जॉब लग गई, अब मेरा भी भगवान बेड़ा पार लगा दे, मेरी भी जॉब लग जाए, कल मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए बस। विशाल जब कंपनी में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए थे, जिसे देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और सोचता है कि यार मैं इतनी दूर से इंटरव्यू देने आया हूँ, अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो मैं घर वालों को क्या बताऊंगा। वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान सकता था और अपने कदम पीछे नहीं खींच सकता था। वो वहीं पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करता है। काफी कैंडिडेट्स के बाद विशाल की बारी आ जाती है। वो इंटरव्यू देता है, उसका इंटरव्यू काफी अच्छा जाता है और उसे लगता है कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। उसे बताया जाता है कि आधे घंटे में उसे बता दिया जाएगा कि उसने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है कि नहीं। आधे घंटे के बाद एक पियोन आता है और विशाल को ये इन्फॉर्म करता है कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और वो कल से ज्वाइनिंग कर सकता है और रिसेप्शन से जाकर वो अपना ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर ले। ये सुनते ही विशाल खुश हो जाता है और रिसेप्शन पर जाकर बताता है कि उसे ऑफर लेटर चाहिए। रिसेप्शन से उसे ऑफर लेटर मिल जाता है। उसे लेकर विशाल अपने दोस्त अनुज से फोन पर बातें करने लगता है और उसे बताता है कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो चुका है और आज
अनुज की छुट्टी थी, इसीलिए वो भी उसका कॉल अटेंड कर लेता है। विशाल अनुज से कहता है कि आज तेरी छुट्टी है तो चल, आज ही तू मेरे साथ चल, हम लोग सीपी में ही कोई घर देख लेते हैं। अनुज ने पूछा, तू इस वक्त कहाँ पर है? विशाल ने कहा कि इस वक्त मैं सीपी में ही हूँ, मैंने इंटरव्यू अभी थोड़ी देर पहले ही क्लियर किया है, इसीलिए मैं अभी वहीं पर हूँ। तू बता, तू यहाँ पर कितनी देर में पहुंच रहा है? अनुज ने कहा, अरे बस आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ, तो टेंशन मत ले, बस आधा घंटा मेरा वेट कर वहां पर और मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दे। विशाल ने अनुज को अपनी लोकेशन सेंड कर दी थी और आधे घंटे की देरी में ही अनुज वहां पर पहुंच जाता है। इसके बाद दोनों दोस्त निकल पड़ते हैं विशाल के लिए रेंट पर एक घर ढूंढने के लिए। वो लोग काफी मेहनत कर रहे थे घर ढूंढने के लिए, मगर ज्यादातर जगह पर लोग रह रहे थे और रेंट पर कोई रूम खाली नहीं था। काफी मशक्कत करने के बाद उन्हें एक घर मिलता है। उन्होंने दरवाजे की घंटी बजाई तो काफी देर बाद दरवाजा खुलता है। जैसे ही दरवाजा खुला तो विशाल और अनुज ने देखा कि उनकी आंखों के सामने एक बहुत ही बूढ़ी सी औरत खड़ी थी। उस औरत को देखकर वो दोनों समझ गए थे कि दरवाजा खुलने में इतनी देरी कैसे हो गई, क्योंकि वो औरत काफी ज्यादा एजेड थी और उसे दरवाजे तक पहुंचने में काफी वक्त लग गया होगा। उस औरत के चेहरे पर बहुत ही सीरियस भाव थे। उसने उन दोनों को घूर कर देखा। इसके बाद उसने उनसे गुस्से में पूछा, क्या काम है? तभी विशाल ने कहा, जी हमें रेंट पर एक घर चाहिए था। हम लोग काफी देर से मेहनत कर रहे हैं और बहुत देर से घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें कोई भी घर नहीं मिल रहा है। क्या आपके घर पर रेंट के लिए कोई रूम खाली है? प्लीज अगर हो तो बता दीजिए। उस बूढ़ी औरत ने पहले उन दोनों को सर से नीचे तक देखा, फिर नीचे से ऊपर, और फिर पूछने लगी, कितने लोगों के लिए रूम रेंट पर चाहिए? तभी विशाल ने कहा, जी 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 बस एक के लिए, बस मेरे लिए रूम रेंट पर चाहिए, इसका तो अपना घर है यहाँ पर, आप टेंशन मत लीजिए, बस मैं यहाँ पर रहूंगा। बूढ़ी औरत ने उसे गुस्से में देखा और बोलने लगी, बोलते बहुत ज्यादा हो। इसके बाद वो उसे घर के अंदर लेकर गई। उस बूढ़ी औरत का घर 2 फ्लोर का था। एक फ्लोर नीचे था और दूसरा फ्लोर उसके ऊपर जिसमें वो रहती थी, और नीचे वाला फ्लोर वो था जो वो रेंट पर देने वाली थी। उसने विशाल को नीचे का फ्लोर दिखाना शुरू किया। नीचे के फ्लोर पर 2 कमरे थे, एक हॉल था, किचन, वॉशरूम्स। ठीक ऐसा ही कुछ सेटअप ऊपर के फ्लोर पर भी था। वो घर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी विशाल के रहने के लिए काफी था। घर कुछ इस तरीके से था। नीचे के फ्लोर पर 2 रूम, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। बीच में गैलरी थी, उस गैलरी से लगा हुआ किचन बना हुआ था। आगे जो बड़ा सा हॉल था उसी से लगे हुए वॉशरूम्स बने हुए थे। विशाल ने जब घर की तरफ ध्यान से देखा तो उसे पीछे के कमरे पर ताला दिखाई दिया। उसने ओनर की तरफ देखा और पूछा, ये पीछे वाला कमरा? जैसे ही विशाल ने पीछे वाला कमरा बोला, ओनर ने उसकी तरफ गुस्से में देखा और कहा, मैं आपको सिर्फ एक कमरा रेंट पर दे रही हूँ, पीछे वाले कमरे की तरफ आपको नहीं जाना है। विशाल ने ध्यान से देखा था तो उस कमरे पर लॉक लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही ओनर ने उसे टोक दिया, उसने उस कमरे के बारे में सोचना छोड़ दिया था। उसने कहा कि वैसे भी उसे तो एक ही रूम रेंट पर चाहिए, तो वो दूसरे रूम के बारे में क्यों बात करे। और मन ही मन उसे ये भी लग रहा था कि ओनर तो काफी ज्यादा रूड है। जैसे ही ओनर ने कहा कि पीछे वाले कमरे में जाने की उसे जरूरत नहीं है, तो विशाल ने हाँ में सर हिला दिया और मन ही मन खुश था कि चलो रूम तो मिला, मुझे क्या करना है दूसरे रूम का, भाड़ में जाए। विशाल कहता है कि ठीक है, और ओनर उससे पूछती है कि उसे कब तक शिफ्ट करना है, तो विशाल उसे बताता है कि वो कल ही इस घर में शिफ्ट कर लेगा। विशाल ने ध्यान से देखा तो ओनर के चेहरे पर अभी भी स्माइल नहीं आई थी। ओनर ने उसे रेंट बता दिया था। रेंट विशाल को थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था, लेकिन फिर भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने कहा कि चलो यार कोई नहीं, कम से कम रूम तो रेंट पे मिल गया है, अब ये चिक चिक हो गई तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए उसने ओनर से रेंट के बारे में बिल्कुल भी बहस नहीं की, और वैसे भी उसे ओनर बहुत ज्यादा रूड लग रही थी, इसीलिए भी वो उससे बहस नहीं करना चाहता था। जैसे ही रेंट के लिए रूम फिक्स हो जाता है, उसके बाद अनुज और विशाल अनुज के रिलेटिव के घर चले जाते हैं। विशाल वहां से अगले दिन अपना सारा सामान पैक करता है और सब पैक करके उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने रूम फिक्स किया हुआ था। विशाल जब पहुंचता है तो जो रूम उसने रेंट पर लिया था उसमें सारा सामान सेट करने लगता है। वो सबसे पहले हनुमान जी की फोटो को एक दीवार पर लगा देता है
और हनुमान जी को प्रणाम करता है। इसके बाद अपने बाकी सारे सामान को सेट करने लगता है। विशाल आज काफी ज्यादा थक गया था तो उसका खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए वो सोचता है कि वो आज बाहर खाना खाने चला जाएगा। कुछ ही देर में खाना खाकर वो रूम पर वापस आ जाता है। इसके बाद वो अपने घर वालों से फोन पर बात करता है, उसकी मम्मी, उसके पापा। वो उन दोनों से बात करने के बाद थोड़ी देर वेट करता है और फिर सोने के लिए चला जाता है। बातों ही बातों में विशाल ने अपने घर के लोगों को ये बता दिया था कि उसे जॉब मिल चुकी है और उसने रेंटेड रूम भी ले लिया है। ये बात सुनकर उसके घर वाले खुश थे और अपने घर वालों की खुशी सुनकर आज विशाल के चेहरे पर भी थोड़ा सा खुशी और सुकून था। विशाल सोने लगता है तो करीब 2-2:30 बजे के आसपास उसकी नींद खुलती है। विशाल को बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। कुछ ही देर बीती थी कि अचानक से विशाल को एक स्मेल आने लगती है। ये स्मेल बहुत ही ज्यादा अजीब थी, इतनी ज्यादा अजीब कि विशाल को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये स्मेल कुछ जलने की और कुछ सड़ने की मिली-जुली आ रही थी। इस वक्त कमरे में बहुत ज्यादा ठंड थी और साथ ही साथ वो स्मेल इतनी ज्यादा बुरी थी कि विशाल को ऐसा लग रहा था कि उसे वॉमिटिंग आ जाएगी। उससे जब ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो उसने उठकर पंखे को बंद कर दिया, लेकिन ठंड अभी भी बहुत ज्यादा थी और उसका हाल बुरा हो रहा था। इसीलिए वो बाहर निकलकर देखने की कोशिश करता है कि बाहर का क्या हाल है, वो बदबू आखिर आ कहां से रही है। विशाल जब बाहर निकलता है तो देखता है कि वो बदबू उसी पीछे वाले कमरे से आ रही है। विशाल के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विशाल को जब कुछ भी समझ नहीं आता है तो वो ओनर के पास चला जाता है। ओनर के कमरे में पहुंचने के बाद विशाल नॉक करता है। काफी रात हो चुकी थी तो ओनर गुस्से में उठकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसके सामने विशाल खड़ा है। विशाल उसकी तरफ देख रहा था और कहता है कि आंटी, ये कैसा घर है? इसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है और बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। पता नहीं क्या अजीब से अब बदबू कर रहा है। आप नीचे चलिए और देखिए। ओनर विशाल के साथ सीढ़ियां उतरकर धीरे धीरे नीचे आती है। जैसे ही ओनर नीचे आती है उसे कोई भी स्मेल नहीं आ रही थी, ना बिल्कुल ठंड लग रही थी। ये देखकर तो विशाल के होश उड़ गए थे। उसे अपने आप पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे पता था, वो जानता था कि अभी कुछ देर पहले इधर पर ठंड लग रही थी और बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी जो कि उसे बर्दाश्त भी नहीं हो रही थी। लेकिन वो बदबू अचानक से कहाँ गायब हो गई और ठंड कहाँ से गायब हो गई, उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था और वो ओनर का मुंह देख रहा था। इस वक्त ओनर गुस्से में उसे घूर रही थी और उसे फटकार लगाती है, दोबारा मुझे इस तरीके से जगाया ना तो तुम्हें रात में ही घर से सामान के साथ बाहर कर दूंगी। इस तरीके से दोबारा मुझे जगाने मत आना। विशाल को जब फटकार लगी तो वो थोड़ा सा उदास हो गया था और वो मन ही मन सोचने लगा कि आखिर सच में वो बदबू और ठंड कहाँ गायब हो गई। उसे वहम हुआ था क्या? और वहम हुआ तो क्यों? विशाल ने सोचा हो सकता है कि नई जगह है, उसे वहम हो गया हो। इसीलिए उसने ओनर को कुछ नहीं कहा और उसके बाद वो चुपचाप आकर अपने कमरे में सोने लग जाता है। इस वक्त उस कमरे में ना ठंड थी ना ही बदबू, इसीलिए कुछ ही देर में विशाल को नींद आ गई। अगले दिन सुबह करीब 7 बजे विशाल की नींद खुलती है। विशाल फ्रेश होकर भगवान के आगे हाथ जोड़ता है और उसके बाद ब्रेकफास्ट रेडी करके ब्रेकफास्ट लेकर ऑफिस चला जाता है। ऑफिस में लगभग पूरा दिन काम करने के बाद विशाल थक चुका था और वो शाम को घर वापस आता है। साथ ही साथ वो कुछ खाना बनाने का सामान भी घर लेकर आया हुआ था। विशाल को बहुत ज्यादा बाहर का खाना पसंद नहीं था और उसे अक्सर अपने हाथ से खाना बनाकर खाना पसंद था, इसीलिए वो अक्सर खाना बनाया करता था। इसीलिए वो बाहर से कुछ खाना बनाने का सामान लेकर आ जाता है। विशाल रात को खाना बनाता है और उसे खाकर कुछ देर अपने घर के लोगों से बात करता है और उसके बाद सो जाता है। अब यही लगभग रोज की विशाल की आदत हो चुकी थी, यही उसकी रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। वो रोज ऑफिस जाता था, ऑफिस से आने के बाद खाना बनाता था और खाना खाकर अपने घर वालों से बात करने के बाद सो जाया करता था। देखते ही देखते करीब 2 हफ्ते बीत गए। सैटरडे और संडे को विशाल की छुट्टी रहती थी। अब तक घर की ओनर का भी विशाल के प्रति बर्ताव थोड़ा सा नर्म हो चुका था और वो अब उससे थोड़ा प्यार से बात करने लगी थी। अचानक से सैटरडे को विशाल की ओनर उसके पास आती हैं और उसे कहती हैं कि उन्हें 1 दिन के लिए घर से बाहर जाना है और वो उनके पीछे से इस घर का ख्याल रखे।
विशाल उनकी बात सुनकर कहता है कि उन्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वो इस घर का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखेगा। ओनर विशाल को चाबी पकड़ाती हैं और साथ ही साथ उसे एक हिदायत देती है कि वो पीछे वाले कमरे में बिल्कुल भी न जाए। विशाल हाँ में सर हिला देता है और ओनर वहां से चली जाती है। इस वक्त विशाल को ओनर पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो मन ही मन कह रहा था, पता नहीं बुढ़िया ने कौन सा खजाना गाड़ा हुआ है उस पीछे वाले कमरे में। एक तो जब से आया हूँ ना तो वो कमरा खुलता है ना उस कमरे की साफ सफाई होती है, और पता नहीं क्या सड़ रहा है उसमें जो इतना गंदा बदबू करता है कि रात को नींद हराम हो जाती है। और जब मैं उसे बुलाकर लेकर आता हूँ तो पता नहीं बदबू कहाँ गायब हो जाती है। और विशाल अपने गुस्से को फिर पीकर रह जाता है। आज सैटरडे था तो विशाल सोचता है कि क्यों ना घर की साफ सफाई कर ली जाए। उसे वो रूम भी दिखाई दे रहा था जो कि बंद किया गया था, जिस पर ताला लटक रहा था। विशाल ने पहले अपने रूम की साफ सफाई की, फिर हॉल की साफ सफाई की, लेकिन फिर से उसका ध्यान एक बार उसी कमरे की तरफ चला जाता है जहां पर ताला लगा हुआ था, और विशाल उस कमरे के पास जाकर उसका ताला खोल देता है। वो जैसे ही कुंडी खोलता है वैसे ही एक अजीब सी बदबू उसकी तरफ तेजी से आती है और उसे जैसे हवा के झोंके की तरह छूकर चली जाती है, जिसकी वजह से विशाल हक्का बक्का रह जाता है। उसके बाद वो कमरे में अपनी नजर दौड़ाने लगता है तो देखता है कि कमरा बहुत ज्यादा बिखरा हुआ और गंदा था। विशाल हैरान हो जाता है कि इस घर की ओनर इस कमरे को साफ क्यों नहीं करती है। कितना गंदा ये रूम पड़ा हुआ है, उन्हें इस रूम की साफ सफाई करनी चाहिए। आखिर घर में अगर किसी भी कोने में साफ सफाई न हो तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी आने लगती है, और विशाल नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज्यादा बिलीव करता था। ये विशाल ने अगले ही पल झाड़ू उठाया और उसने उस घर की सारी साफ सफाई कर दी। उसके बाद बिस्तर से चादर उठाकर झटक कर एक बार उसे फिर से अच्छे से बिछा दिया। विशाल ने देखा कि रूम काफी ज्यादा साफ सुथरा लग रहा था। उसने राहत की सांस ली। इसके बाद वो अपने रूम में गया और सेंटेड धूप लाकर उस रूम में जला दी ताकि उस कमरे की बदबू उधर से चली जाए। विशाल के मन में था कि ये रूम काफी दिनों से बंद है और बहुत ज्यादा गंदा हो रखा था, इसकी वजह से हो सकता है इस कमरे से बदबू आ रही हो, लेकिन अब ये साफ हो चुका है तो अब हो सकता है कि उसे बदबू ना आए। इसके बाद विशाल कमरे से बाहर आता है और उस दरवाजे की कुंडी लगाकर उसमें फिर से ताला उसी तरीके से लगा देता है जिस तरीके से ताला पहले लगा हुआ था। विशाल साफ सफाई करके बहुत ज्यादा थक चुका था और फिर वो सोचता है कि आज वो ब्रेकफास्ट घर पे नहीं बनाएगा, आज वो ब्रेकफास्ट करने के लिए मार्केट जाएगा। विशाल मार्केट जाता है, वहां पर ब्रेकफास्ट करता है। अब तक उसकी थकान थोड़ी सी दूर हो चुकी थी और कई दिन हो चुके थे उसे यहाँ पर आए हुए, लेकिन वो अभी तक मार्केट नहीं घूमा था। वो सिर्फ थोड़ा बहुत सामान लेकर घर आ जाया करता था। आज विशाल ने मन बनाया कि वो थोड़ा बहुत आसपास की मार्केट को भी घूमेगा। विशाल मार्केट घूमता है और करीब शाम के वक्त घर पर आता है। घर पर आने के बाद एक बार वो अपने मम्मी पापा से बात कर लेता है। उसके बाद विशाल खाना बनाने में लग जाता है। विशाल जब खाना बना रहा था तभी अचानक से जोर से किसी चीज के धड़ाम से गिरने की आवाज आती है। इस आवाज ने विशाल के ध्यान को भटका दिया था और अपनी ओर खींच लिया था। विशाल हैरान हो जाता है। एक पल को उसका हाथ जो खाना पकाने में लगा हुआ था वो रुक जाता है और उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो अपने आप से ही बात कर रहा था, यार इस घर में तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं, तो ये सामान कैसे गिर सकता है। और वैसे भी जितनी जोर की आवाज आई है ऐसा लग रहा है कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा सामान गिरा हो, और इतना बड़ा सामान कोई चूहा या बिल्ली तो नहीं गिरा सकते, तो ये क्या सामान है। विशाल अपने आप से बातें करते हुए गैस को थोड़ा सा धीमा करता है और कमरे से बाहर निकलकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर ये किस चीज की आवाज है। विशाल जब बाहर निकलकर देखता है तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, वहां पर कुछ भी गिरा हुआ सामान नहीं था। विशाल हैरान हो जाता है। उसके बाद वो इसे एक बार फिर से अपने मन का वहम समझने लगता है और वापस जाकर खाना बनाने में मन लगाने लगता है। कुछ ही देर में विशाल का खाना बन गया था और विशाल खाना खाकर सोने के लिए लेट जाता है। कुछ ही देर में उसे फिर से कुछ गिरने की आवाज आती है। विशाल डर जाता है, लेकिन वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता क्योंकि उसे याद था कि पिछली बार भी कुछ आवाज आई थी, लेकिन जब वो बाहर निकलकर देख रहा था तो कुछ भी नहीं था। और उसे वो कमरा तो याद था, लेकिन उसे ये भी याद था कि ओनर ने उसे कितना स्ट्रिक्टली उस कमरे में जाने के लिए मना किया था। वो उस कमरे में गया तो था, लेकिन सिर्फ उसे साफ करने के इरादे से, लेकिन अब वो ओनर के न रहने पर उस कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाएगा। अभी विशाल की आंख लगे कुछ ही देर हुई थी कि विशाल को ठंड महसूस होनी शुरू हो जाती है।
धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है। विशाल की आंख खुल जाती है और वो हैरानी से घड़ी की तरफ देखता है। इस वक्त घड़ी में केवल 11 बज रहे थे। जो ठंड पहले रात को 2-2:30 बजे के करीब आसपास होती थी, वो आज लगभग 10-11 बजे के आसपास से होनी ही शुरू हो गई थी। ये विशाल के लिए बहुत हैरानी वाली बात थी। वो हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इतनी जल्दी ठंडक कैसे शुरू हो गई। पहले तो कभी इतनी ठंडक नहीं होती थी। लेकिन वो फिर भी खुद को समझा लेता है और अपने ब्लैंकेट को लेकर ओढ़ लेता है और फिर सोने की कोशिश करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे ठंड और बढ़ने लगती है। फिर कुछ देर बाद उसे बदबू सी आने लगती है। ठीक वही बदबू, वही स्मेल जो कि उसे पहले आया करती थी। किसी चीज के सड़ने की और किसी चीज के जलने की मिली जुली हुई बदबू, जो कि बहुत ही भयानक थी। वो रोज की बदबू से और रोज की ठंडक से कहीं ज्यादा थी। आज विशाल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन वो जानता था कि इस घर पर वो आज एकदम अकेले है। ओनर आज वहां पर नहीं थी। आज विशाल ने खुद को सांत्वना देना शुरू कर दिया कि वो कमरे से बाहर नहीं जाएगा आज, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर कुछ तो नेगेटिव है। और उसे ये आज से नहीं लग रहा था, बल्कि उसी दिन से लग रहा था जिस दिन से वो इस घर में आया था, जब ओनर ने उसे उस ताले लगे हुए कमरे में न जाने की स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी। लेकिन विशाल ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। उसने सोचा कि चलो यार, कम से कम रूम रेंट पे मिल गया है, बाद में देखा जाएगा जो होगा। इसीलिए उसने इस बात को आया गया कर दिया था। विशाल नेगेटिव एनर्जीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता था और जब जब वो उस कमरे के आसपास से गुजरता था तो उसे बहुत ही अजीब सी वाइब्स आती थी, बहुत ही नेगेटिव वाइब्स। लेकिन वो सोचता था कि हो सकता है कि ये रूम काफी समय से बंद है, इस वजह से उसे इस तरीके की वाइब्स आ रही हैं। लेकिन आज बदबू बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और विशाल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए वो उठकर बदबू कहाँ से आ रही है देखने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके मन में दूसरी तरफ ये सवाल आ रहा था कि आज ही तो मैंने उस कमरे की साफ सफाई की है और उस कमरे में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जला हुआ हो या सड़ा हुआ हो या काफी समय से जला हुआ उस कमरे में पड़ा हो जो कि सड़ रहा है। तो आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है? विशाल फिर से जाता है तो देखता है कि ये बदबू फिर उसी कमरे से आ रही है जिस कमरे में ताला लगा हुआ था, जो कि विशाल को बहुत ज्यादा हैरान कर देता है। और वो मन ही मन सोचने लगता है कि जब उसने साफ सफाई की थी तो उसे कमरे में कुछ भी नहीं मिला था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि इस तरीके की बदबू कर सकता था। उसने साफ सफाई की थी तो कमरे में केवल धूल मिट्टी थी और सिकुड़ी हुई चादर थी। लेकिन ये बदबू बहुत ज्यादा ही अजीब थी, जो कि उसको लॉजिक नहीं मिल रहा था कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है, किस चीज की बदबू है। विशाल धीरे धीरे कदम बढ़ाकर उस कमरे की खिड़की की तरफ जाता है और देखने की कोशिश करने लगता है। विशाल जब उस खिड़की से देख रहा था तो उसे कुछ दो परछाई सी दिखाई दे रही थी। एक परछाई लंबी थी और एक परछाई कुछ छोटी थी, जिसे देखकर विशाल ने अंदाजा लगाया हो सकता है कि ये छोटी वाली परछाई किसी औरत की हो, क्योंकि वो छोटी तो थी लेकिन बहुत ज्यादा छोटी नहीं थी। और एक परछाई काफी लंबी थी जो उसे लग रहा था कि किसी आदमी की परछाई है। उस परछाई को देखकर विशाल मन ही मन सोचने लगा, यार ये दोनों लोग अंदर कैसे गए? मतलब उसने एक बार ताले की तरफ देखा, दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और खिड़की भी उस रूम से अंदर से बंद थी, तो बाहर से कोई अंदर आ ही नहीं सकता था। उस कमरे में जाने के केवल दो रास्ते थे, एक रास्ता दरवाजा, दूसरा रास्ता खिड़की, और वो दोनों ही बंद थे। तो आखिर वो दोनों लोग जो उसे दिखाई दे रहे थे कमरे के अंदर, वो दोनों गए कहाँ से? उसके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे और जैसे ही उसके मन में ये आया कि वो दोनों लोग कहीं से नहीं जा सकते हैं, तो इसका मतलब उस कमरे में कोई नेगेटिव एनर्जी है, जिसे सोचते ही विशाल अंदर ही अंदर डर गया। विशाल ने जैसे ही ये सोचा और उन एनर्जीज की तरफ देखा तो उसने देखा कि उन एनर्जीज की आंखें चमक रही थी और दांत बहुत भयानक थे और वो दोनों भयानक तरीके से उसकी तरफ हंस रहे थे। इस वक्त वो उसे परछाई के रूप में नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि दो इंसानों के रूप में दिखाई दे रही थी, जो इंसान भयानक तरीके से जले हुए थे, जिसे देखकर विशाल की तो रूह कांप गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका कलेजा मुंह को आ गया है।
विशाल अभी खड़ा खड़ा वहां कुछ सोच ही रहा था कि उसने देखा कि वो दोनों परछाई तेजी से उस खिड़की के पास आई और उसके एकदम चेहरे के पास वो दोनों चेहरे आ गए, जिसे देखकर विशाल एकदम से डर गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसकी सांसें जैसे रुक सी गई थी। विशाल ने खुद को संभाला और अपने कदम धीरे धीरे पीछे लिए। उसके बाद उसने हनुमान जी का नाम लिया और तेजी से अपने कमरे की तरफ भागा। विशाल को अब चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चीखने चिल्लाने की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी और धीरे धीरे वो चीखने चिल्लाने की आवाज बढ़ती जा रही थी। वो चीखने चिल्लाने की आवाज कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि किसी जिंदा इंसान को वो दर्द में चीखे जा रहा था बुरी तरह। वो इतना भयानक था कि इस वक्त विशाल डर से कांप रहा था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अपने ब्लैंकेट ओढ़कर डरे हुए भगवान जी का लगातार नाम ले रहा था। वो लगातार हनुमान चालीसा का पाठ किए जा रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब उसे दरवाजे को जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाएगा। विशाल को ऐसा लग रहा था कि आज उसके जीवन की ये आखिरी रात होने वाली है। विशाल इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो पसीने से तरबतर था और उसका शरीर डर के कारण कांप रहा था। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे। वो लगातार हनुमान जी का पाठ किए जा रहा था। हनुमान चालीसा पढ़ना वो बंद ही नहीं कर पा रहा था और काफी देर बाद विशाल बहुत ज्यादा थक गया और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। अगले दिन संडे था। विशाल की आंख करीब 11-12 बजे के आसपास खुली। विशाल ने जब आंख खोली तो उसे अपने सर में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था और उसे कल रात की घटना उसकी आंखों के सामने एक चलचित्र के समान चलती हुई सी नजर आ रही थी, जिसके कारण वो डरने लगा था और उसने मन बना लिया था कि वो आज ही इस घर को छोड़कर चला जाएगा। जैसे ही ओनर आएगी वो इस घर के बारे में बात करेगा और उसके बाद इस घर को छोड़कर चला जाएगा, लेकिन पहले वो उस पीछे वाले कमरे के राज को जरूर जानेगा, क्योंकि वो बिना किसी वजह के इस घर को छोड़कर नहीं जा सकता था। क्योंकि विशाल को यहाँ पर रहते हुए लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे और जब तक आप मंथ पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक आप बीच में घर यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए विशाल ने मन बना लिया था कि आज वो ओनर से बात करेगा और वो पीछे वाले कमरे के राज को जरूर पूछेगा। शाम को जब ओनर वापस आई वो काफी ज्यादा थकी हुई थी। विशाल उनके पास गया और उनसे बोलता है कि मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ओनर ने कहा, मैं अभी बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, थोड़ा सा आराम करूंगी, उसके बाद तुमसे बात करूंगी। ओनर का बर्ताव अब विशाल के लिए थोड़ा सा चेंज हो चुका था। वो काफी नर्म हो चुकी थी क्योंकि उन्होंने विशाल को लगभग 2 हफ्तों से देखा था और उन्हें वो बहुत ही अच्छा लड़का लग रहा था। लेकिन विशाल ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो अभी बात करनी है, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, आप यहीं बैठिए। उसने ओनर को एक जगह पर बैठा दिया और उनकी तरफ देखते हुए पूछा, आपने इस पीछे वाले कमरे में ताला क्यों लगाया है? ओनर ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, पीछे वाले कमरे में ताला क्यों लगा है का क्या मतलब? तुम्हें मना किया है ना पीछे वाले कमरे के बारे में जानने से। क्या करोगे? उसमें मेरा पर्सनल सामान रखा हुआ है, क्यों जानना है तुम्हें उस कमरे के बारे में? विशाल ने कहा, आप मुझसे झूठ बोल रही हैं, उस कमरे में आपका कुछ भी पर्सनल सामान नहीं रखा हुआ है। तभी सस्पिशियस नजर से उस ओनर ने विशाल को देखा और कहा, तुमने उस कमरे का ताला खोला था क्या? विशाल ने कहा, नहीं, मैंने उस कमरे का ताला नहीं खोला था, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि उसमें आपका सामान नहीं है, क्योंकि आपने 2 हफ्तों से उस कमरे को नहीं खुलवाया है और उस कमरे की साफ सफाई तक नहीं करवाई है और आप मुझसे कह रही हैं कि उसमें आपका पर्सनल सामान है। आप नहीं जानती कि कल रात को मेरे साथ क्या हुआ था। कल रात को इस घर में बहुत ज्यादा ठंडक बढ़ गई थी और बहुत ज्यादा बदबू, और ये हमेशा होता है, लेकिन जब मैं आपको बुलाकर लाता हूँ तो पता नहीं वो ठंडक और बदबू कहाँ गायब हो जाती है। लेकिन कल रात को तो जो कुछ भी मैंने देखा वो मेरे लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इसीलिए मैं आज आपसे बात करने के लिए आया हूँ। आप बताइए उस कमरे में क्या है? कल रात को मैंने जो चीखें सुनी और जो कुछ भी मैंने देखा, उस कमरे में 2 परछाइयां थी और आज सुबह जब मैंने उस कमरे को खोलकर देखा तो उसमें कोई भी नहीं था। वो रूम एकदम खाली था, जिसने मेरी हैरानी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। और आप अभी भी उस राज को छुपाए हुए हैं। उस कमरे में ताला लगा हुआ था तो उस कमरे में कोई कैसे जा सकता है? और अगर कोई गया था तो वो ताला खोले बिना बाहर कैसे आ सकता है? क्या था वो? मैं जानना चाहता हूँ, आप प्लीज मुझे बताइए।
अब ओनर को लगने लगा कि वो विशाल से सच नहीं छुपा सकती, इसीलिए उन्होंने बताया कि ये घर उनके बेटे ने खरीदा था। मेरे बेटे ने जब इस घर को बनवाया था तो उसकी बहुत सारी उम्मीदें थी। उसकी बीवी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हम लोग इस घर में शिफ्ट कर गए थे। उसके बाद हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। मेरा बेटा ऑफिस जाता था और मैं अपने दोस्तों के साथ सत्संग, पूजा पाठ और पार्क घूम के आया करती थी। मैं एजेड थी तो घर में बैठकर कहाँ ही समय बिताती। लेकिन मेरी बहू को इसी बीच मौका मिल गया। पता नहीं कब उसका किसी लड़के के साथ अफेयर शुरू हो गया। मेरा बेटा जब घर आता था तो आसपास के लोगों ने उसे बताया भी था कि उसकी गैर हाजिरी में इस घर में एक लड़का आया करता है, लेकिन मेरे बेटे ने इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। वो अपनी पत्नी पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था और उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन एक दिन मेरा बेटा शाम को जल्दी घर वापस आ गया। जब वो वापस आया और अपने कमरे का दरवाजा खोला तो वो देखकर हैरान हो गया। उसने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। इस वक्त वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। उन दोनों में काफी लड़ाई हुई। मैं उस वक्त घर पर नहीं थी। जब लड़ाई चल रही थी तभी मैं घर पर वापस आई थी। मैंने देखा कि मेरा बेटा बहू को बहुत ज्यादा डांट रहा है और वहां पर एक और लड़का है। तभी मुझे पता चला कि ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इसका मेरी बहू के साथ अफेयर चल रहा है। मेरे बेटे से जब गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो किचन में गया और उसने मिट्टी का तेल उठाया। उन दिनों मिट्टी का तेल आसानी से मिल जाता था। उसने उन दोनों पर छिड़का और माचिस से आग लगा दी। दोनों इस कमरे में आग की चपेट में आकर जल गए। मैंने मेरे बेटे को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मान रहा था। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तब उसे समझ में आया कि उसने क्या कर दिया है और वो जोर जोर से रोने लगा। और जब उसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और उसे पागल खाने भेज दिया गया। मेरी बहू मर चुकी थी और मेरा बेटा पागल खाने जा चुका था। इस घर में मैं बुढ़िया अकेली रह गई थी रहने के लिए। मैंने कई बार सोचा कि मैं इस घर को रेंट पर दूं, लेकिन फिर मैं सोचती थी कि इस घर में किसी की मौत हुई है। इस घर में कोई नहीं रहना चाहेगा और परिवार को तो ये घर देने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गलती से भी किसी ने उस कमरे का दरवाजा खोल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। और जब मैंने देखा कि तुम अकेले लड़के इस घर में रेंट पर रहने आए हो तो मैंने इसीलिए हाँ कर दी थी। बेटा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं चाहती थी। मैं तो बस सोच रही थी कि इस घर में मैं अकेली न रह जाऊं। मुझे माफ कर दो। उस बूढ़ी औरत ने वैसे पूछा कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे महसूस हुआ बेटा? मैंने तो उस कमरे को एक बाबा जी से बंधवाया हुआ था। उस कमरे में उन्होंने जब इस तरीके का बंधन किया था तो उन्होंने कहा था कि ये बंधन तोड़कर ये आत्माएं बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि उन आत्माओं का अंतिम उन शरीरों का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया था, इसीलिए उनकी आत्माएं उसी कमरे में रहती हैं और मैंने उसी कमरे में उन लोगों को बंधवा दिया था। लेकिन तुम्हें इस सब का एहसास कैसे हुआ? विशाल ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे एहसास हो गया था। जैसे ही मैं इस घर में आया था तो मुझे पता चल चुका था कि इस घर में कुछ नेगेटिव है, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन कल रात को मुझे सब कुछ एहसास हो गया और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि अब मैं इस घर में और नहीं रह सकता। मैं आज ही इस घर को खाली करके जाना चाहता हूँ। अब तक मैं जितने दिन भी आपके घर पर रहा हूँ मैं उसका रेंट आपको पे कर दूंगा। तभी उस लेडी ने कहा, रेंट की चिंता मत करो, तुम रेंट दिए बिना जा सकते हो बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं है। विशाल ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको रेंट दिए बिना नहीं जा सकता, मैं आपको रेंट दे देता हूँ, आपको ये आपके आगे के लिए काम आएगा। विशाल ने उन्हें 15 दिन का रेंट पे कर दिया। उसके बाद अपना सारा सामान पैक कर लिया और अपने दोस्त के घर चला गया ताकि वो वहां पर रहकर अब दूसरा घर रेंट पर ढूंढ सके। लेकिन विशाल को आज भी जब यह सीपी वाली घटना याद आती है तो उसकी रूह कांप जाती है। विशाल आज कहीं और रह रहा है और वो हंसी खुशी रहता है, दिल्ली शहर में ही, लेकिन आज भी उसकी यादों से उस सीपी वाले घर की यादें मिट नहीं पाई हैं और आज भी वो उस रूह से डरता है।